ठीक है। आज जो है वो क्लॉक सबसे पहली क्लास में जो था वो कैलेंडर हुआ था। कैलेंडर एक्चुअली ये रीजनिंग का पार्ट है हमारा, जिसमें पहली क्लास थी कैलेंडर की और ये दूसरी अब क्लॉक की पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है। तो जैसे कि पढ़ रहे हैं कि क्लॉक में जो भी कुछ कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट इससे रिलेटेड, क्लॉक से पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है। तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं इससे क्लॉक से रिलेटेड वो पहले देख ले रहे हैं। ठीक है। ये एक नॉर्मल क्लॉक है, इसी की इस डायग्राम की हेल्प से ही जो है ना, जितना भी कुछ समझना है इसमें, वो इससे ही समझना है। ये जो निडल है, जो छोटी वाली निडल है, ये आवर हैंड है। दिस इज मिनट हैंड एंड ये सेकंड हैंड। ये तो नॉर्मली जो आवर हैंड और मिनट हैंड है, बस इन्हीं दोनों की हेल्प से जो है हमें मैक्सिमम चीज़ें सीखनी है। क्वेश्चन भी मैक्सिमम जो है वो आवर हैंड और जो मिनट हैंड है इन्हीं दोनों पे बेस्ड होते हैं। बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा है सेकंड हैंड और मिनट हैंड के बीच में। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आवर हैंड और मिनट हैंड। एक वर्ड बोलता है, तो जब भी ये वर्ड आए, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, जब भी ऐसा लिखा हो ना क्वेश्चन में आपके, तो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, इसका मीनिंग सिंपल ये है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है। अनलेस एंटिल कि दिया हुआ ना हो कि सेकंड हैंड या कुछ और जो भी है, सेकंड हैंड मिनट हैंड या मिनट हैंड सेकंड हैंड, सिर्फ अगर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक लिखा है तो आपको ये आवर हैंड और मिनट हैंड, बस इन्हीं दोनों को कंसीडर करना है। ठीक है। ये एक इसका नॉर्मल डायग्राम हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ये आपके नोट्स में इसमें लिखा हुआ है, नोट्स में ज़्यादा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझ लो। सबसे पहले जो इसमें वो देख लेते हैं, रिलेटिव मूवमेंट। रिलेटिव मूवमेंट क्या होता है? रिलेटिव मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ठीक है। तो रिलेटिव मूवमेंट क्या होता है? रिलेटिव मूवमेंट जो है वो 9th 10th क्लास की अगर साइंस में अगर पढ़ा हो तो रिलेटिव मूवमेंट वहीं से वर्ड उठाया हुआ है। ठीक है। तो रिलेटिव मूवमेंट में हमें हमें क्या देखना है, जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक है और जो मिनट हैंड और आवर हैंड है, उन दोनों में रिलेटिव मूवमेंट कैसे होता है। इस रिलेटिव मूवमेंट की हेल्प से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। जैसे फिर से मैं एक वही क्लॉक बना रहा हूँ, ये बार बार बनानी होगी क्योंकि इससे समझने में आसान हो चीज़ों को। 1 2 4 5 7 8 10 11। रिलेटिव मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जब हम हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बोल रहे हैं यहाँ पर, तो सिंपली आवर हैंड एंड मिनट, इन्हीं दोनों को कंसिडर करके चलना। सेकंड्स वाले में देखना ही नहीं है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो ये देखिए, सपोज ऐसी नॉर्मली बना देते हैं कोई भी एक रफ डायग्राम। ये
जब ये पूरा रोटेट कर जाती है मिनट हैंड, अगर ये कंप्लीट एक चक्कर लगाती है इसका, इस सर्कुलर क्लॉक का, तो कितने कितने डिग्री एंगल ये चलती है, मींस 60 मिनट में, अगर हम देखें इन 60 मिनट, मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री। ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर लगाया इसका, तो इसकी पूरी एंगुलर डिस्टेंस कितनी है, 360। एक सर्कल है ये, तो सर्कल का जो पूरी एक वो है सर्कुलर डिस्टेंस है वो 360 डिग्री है। तो इन 60 मिनट, मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम 1 मिनट में अगर निकालें इसको, 1 मिनट में कितना कवर करेगी, सिंपल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 360 को 60 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ गया एंगल, ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री आएगा, 60 कहाँ से आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 6 डिग्री, ये हो गया। ऐसे ही अगर आवर एंड का निकालें, तो 12 आवर्स में ये कितना कवर कर रही है, 360 डिग्री। पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाने में इसको कितने लग रहे हैं, 12 आवर्स। तो 1 आवर, 1 आवर कौन सा 24 होगा ना, 360, 12 आवर्स है ना, तो 12 आवर्स में हम यहाँ पर आवर एंड की बात कर रहे हैं। 12 आवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में कितना होगा, 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, ये 30 डिग्री। सो ये चीज़ याद रखो कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, और आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है। ठीक है, अब रिलेटिव मूवमेंट पे जाते हैं, इतना तो पहले याद रखना है, बेसिक चीज़ें हैं ये। अब आते हैं रिलेटिव मूवमेंट पे। जब ये मिनट हैंड, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, मिनट हैंड, जब मिनट हैंड, मान लीजिए मिनट हैंड अभी यहाँ पर है, फिर से एक मैं ये बना देता हूँ, इसको क्लीन कर देते हैं, रिलेटिव मूवमेंट समझाने के लिए एक डायग्राम दूसरा बनाता हूँ। ये 12 है, मान लेते हैं कि जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है दोनों इसी पर हैं, 12 पर, ये 3, ये 6, ये 9, अगेन 1 2 4 5 7 8 10 11। जब मिनट हैंड एक कंप्लीट सर्कल यहाँ पर लगाकर जब 12 पे अगेन फिर से आती है, तो इतनी देर में जो आवर हैंड है वो कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पर 1 पर। ठीक है, मिनट हैंड एक कंप्लीट सर्कल जब यहाँ लगाकर आएगी तो आवर हैंड 1 पर पहुँचेगी, 1 आवर। एक पूरा 60 मिनट का जब एक कंप्लीट सर्कल ये घूम जाएगी मिनट हैंड, एक बज जाएगा, मीन्स 1 घंटा आगे चली गई वो जो आवर हैंड है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट तक कवर किया उसने, और ये आवर हैंड कहाँ चली गई, 1 पे चली गई। ठीक है, तो 60 मिनट में दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 मिनट का। एक कंप्लीट चक्कर जब ये लगाएगी मिनट हैंड, ऐसे करके ये कंप्लीट यहाँ पर पहुंचेगी, तो जो आवर हैंड है वो 1 के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो 60 ओवरऑल हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि 60 मिनट में जो ओवरऑल मिनट हैंड ने गेन किया है वो 55 मिनट गेन की, अगर हम आवर हैंड के रिलेटिव में देखें तो। ठीक है, आवर हैंड के मुकाबले या उसके रिलेशन में इसने, मिनट हैंड ने कितने गेन किए हैं, 55 मिनट्स। भाई 60 मिनट
60 मिनट पे आप देखो सीधे से 60 मिनट में ये कंप्लीट चक्कर लगा के यहाँ आ गई और आवर एंड जो है वो यहाँ पर पहुंच गई। तो अभी अगर ओवरऑल 60 मिनट में देखें तो आवर एंड जो है वो मिनट हैंड जो है वो कितना 55 मिनट गेन किया आवर एंड के कंपैरिजन में। ठीक है, 60 मिनट में जो आवर एंड होगी आपकी 1 PM पर होगी। ठीक है, तो गेन कितना है? गेन बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, ये है 55 मिनट का, 55 मिनट। पूरे 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो ओवरऑल आवर एंड के कंपैरिजन में 55 मिनट ही तो आगे है। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आया तभी फिर आगे की चीज़ें इजी हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो बता देना अभी। ठीक है, 55 मिनट मतलब आवर एंड चली आपकी सिर्फ 5 मिनट अगर यहाँ देखें तो, और जो मिनट हैंड है वो 60 चल गई, तो ये 5 चली, तो 60 में से 5 माइनस कर दो तो ओवरऑल 55 मिनट गेन हो गया। 55 मिनट मिनट हैंड जो है वो गेन कर गई 60 मिनट में। तो अगर हम ये देखें 55 मिनट गेन किए हैं कितने में? 60 मिनट में। तो 1 मिनट गेन, ये गेन है, याद रखना। तो 1 मिनट गेन ये मिनट हैंड कितने में करेगी? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 60/55 मिनट। ये बात समझ में आई? ये थोड़ा सा देख लो यहाँ पर ध्यान से। 55 मिनट गेन किया है 60 मिनट में, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट गेन करेगा ये 60/55 मिनट में। ठीक है, ये कहलाता है रिलेटिव मूवमेंट। यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, रिलेटिव मूवमेंट देख रहे हैं। रिलेटिव मूवमेंट इन द सेंस कि जो एक 1 आवर में यानी कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है इन कंपैरिजन टू आवर हैंड ये कितना गेन कर रही है? तो 55 मिनट गेन कर रही है। मतलब अगर दोनों को देखा जाए तो 55 ही मिनट चली वो इसके कंपैरिजन में, क्योंकि 5 मिनट तो ये माइनस कर देंगे ना आप यहाँ पे, 5 मिनट तो ये भी चल गई ना ओवर एंड। तो ओवरऑल ये कितना गेन करी है ओवर एंड के कंपैरिजन में? 55 मिनट्स। ये तो 55 मिनट कितने में गेन की है? 60 मिनट में। तो 1 मिनट गेन 60/55 मिनट। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये? अब इस कंसेप्ट का बहुत जगह यूज होगा, तो बस ये ध्यान रखना कि जो गेन है मिनट हैंड का, ये लिख लो आप यहाँ पर चाहें, मिनट हैंड का गेन निकालना है। सेम चीज नोट्स में भी दी हुई है, बस यहाँ पर समझ लो इसे। ठीक है, आ गया समझ में राज? चलो क्या नहीं करते इसको। अब इसमें जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो कितने टाइप्स की होती है वो देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, क्लॉक में कितने टाइप्स की प्रॉब्लम्स जनरली पूछी जाती हैं? एक तो पूछा जाता है एंगल, दोनों मिनट्स ऑफ हैंड यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल क्या, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई टाइम दे देगा 7:30 6:20 और बोलेगा कि उस टाइम पर उन दोनों जो हैंड्स हैं उन दोनों के बीच का एंगल क्या है। ठीक है, तो एक तो है एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जब भी बोल रहे हैं यहाँ पर मीनिंग वही है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, सेकंड अभी नहीं ले रहे हैं। दूसरा आता है पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। यहाँ पर हम पोजीशन की बात करेंगे कि मिनट हैंड और आवर हैंड के जो बीच मतलब पोजीशन है, वेदर वो राइट एंगल पर हैं या 180 डिग्री पर हैं या फिर कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो कोई कोई टाइम दे देता बीच में और पूछ लेता कि पोजीशन क्या होगी, मिनट हैंड आवर हैंड से कितनी आगे होगी कितनी पीछे होगी, या दोनों स्ट्रेट कब होंगी टाइम क्या होगा, या दोनों कोइंसाइड कब होगी टाइम कब होगा। ठीक है, उस टाइप की पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक वही आता। और एक है ये हमारा फॉल्टी क्लॉक,
जनरली नॉर्मली जो पढ़ते हैं हम वो नॉर्मल क्लॉक होती हैं, बट फॉल्टी क्लॉक भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। फॉल्टी क्लॉक क्या होता है? कोई नॉर्मल क्लॉक जब अपने टाइम को या तो गेन कर रही है ज़्यादा स्पीड से या लूज कर रही है टाइम, तो वो फॉल्टी क्लॉक कहलाएगी। उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। एक और आता, छोटा सा टॉपिक है, यूपीएससी ने तो नहीं पूछा है, बट हो सकता है कि कहीं दूसरे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो है इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, क्लॉक की मिरर इमेज। अगर कोई क्लॉक में कोई पर्टिकुलर टाइम है, मान लो 7 o'clock, 7 PM या 6 PM कोई टाइम दिया हुआ है, अगर वो सेम अगर उसको मिरर में हम देखेंगे तो कितना टाइम होगा? तो वो मिरर इमेज होता है क्लॉक का। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट जनरली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ज़्यादातर। एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एंड पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो ये दो दो टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। हटा देते हैं इसको, ठीक है। इस टॉपिक पर आते हैं, एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ये देख लो ध्यान से। अभी जो मैं बता रहा था कि एक मिनट हैंड जो है वो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन, एक सर्कल चक्कर लगाने में 60 मिनट लेती है। तो वहीं वही सेम चीज़ फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मिनट हैंड की बात करते हैं पहले। मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितना कवर करती है? एंगल 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी? इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, एलिमेंट्री मेथड। तो ये आ जाएगा 6 डिग्री, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, आवर हैंड की। 1 आवर में, इनफैक्ट इसको 12 आवर्स में निकालते हैं पहले सीधे। 12 आवर्स में कितना है? ये 360 डिग्री। वही सेम चीज, वो 60 मिनट में 360 डिग्री, और जो आवर हैंड है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री है। तो यहाँ पर 1 आवर में, 1 आवर में ये हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा, अगर इसको मिनट में देखें तो 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट। इसी को आवर हैंड को देख लेते हैं। अगर मान लो इसको मिनट में निकालना चाहें तो देखो ये क्या होगा। 1 मिनट में जो आवर हैंड है वो कितना चल रही है? 30/60। तो ये आ जाएगा 1/2। देख लेना डिवाइड करके, इतना डिग्री आ गया। तो यहाँ से देखो, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री है, और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री है, ये ध्यान रखना। और 1 आवर में 30 डिग्री। तो जनरली इसका यूज करेंगे हम, इसको हमेशा आवर हैंड जो होगी आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे बार बार, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड का भी लिख दें, सेकेंड हैंड यहाँ पर दिखा देते हैं। हालांकि यूज नहीं है सेकेंड हैंड का ज़्यादा। सेकेंड हैंड, तो ये 60 सेकेंड्स में अगेन 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी, 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में एंगल ये कितना बना रही है? सेम 6 डिग्री। तो सेकेंड हैंड 1 सेकेंड में 6 डिग्री बना रही है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बना रही है, और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल बना रही है। तो ये ध्यान में रखनी है चीज़ें, ठीक है। ये हो गया एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, और इसी बेसिक इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड
इन 4 आवर्स। ये बताओ, ये क्वेश्चन है। आवर एंड 4 आवर्स में कितना एंगल ट्रेस करेगी? सिंपल बेसिक क्वेश्चन है एकदम। तो अभी देखा था कि 1 आवर में, यहीं से निकाल लो, 1 आवर में आवर एंड कितना ट्रेस कर रही है? 30 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री कर रही है, तो 4 आवर्स में कितना करेगी? सिंपल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना एंगल। ठीक है, अगर मैं यही इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। हम्म, ये फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 4 मिनट्स। ये बताओ। अब मिनट हैंड हो गया, 4 मिनट्स में निकालना। 1 मिनट का हमें पता कितना एंगल बनाती है मिनट हैंड। इन 1 मिनट एंगल कितना है? 6 डिग्री। ये याद रखने पड़ेंगे, बार बार निकालना नहीं है, क्योंकि फिर निकालोगे कि 60 मिनट्स में जो वो 360 डिग्री का बनाती है, तो 60 से डिवाइड करोगे तो फिर निकल गया। ये याद रख लेना कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 4 मिनट्स में कितना होगा? 4 मिनट्स में 6 × 4, इतने डिग्री का एंगल बना देगी। ये ऐसे बेसिक तो निकल सकता है, बहुत आसान है इसका। अब थोड़ा सा और इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, ये है क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, मैं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक लिख रहा हूँ, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:30। ये बताओ, 7:30 PM कर लो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जैसे ही ये बात बोली हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब बताना है जब उसमें क्लॉक में 7:30 टाइम हो रहा होगा, तो उस वक्त मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा, ये बताना। कैसे निकालेंगे इसे? हम्म, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। वेल, बार बार ये डायग्राम बनाना आपको, इससे क्या होगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 7:30 है, तो जो आवर एंड होगी वो कहाँ पर होगी? इस पे पॉइंट कर रही होगी कहीं, ये 6 और 7 के बीच में होगी। और मिनट हैंड कहाँ होगी? 30 मिनट्स पे। तो मिनट हैंड सीधे 6 पे पॉइंट कर रही होगी। ये हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ये वाला एंगल। समझ में आ गई बात? क्या है? 7:30 PM मैंने टाइम बना दिया इसमें क्लॉक में। एंगल पूछा उसने बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, यानी कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो ये वाला एंगल निकालना। अब ये एंगल कैसे निकलेगा? ये क्वेश्चन बहुत आता है, यूपीएससी ने भी कई बार पूछा। अच्छा, 7:30 है ना, 1 मिनट। 7:30 है, तो ओवर एंड होगी ये 7 और 8 के बीच में। ठीक है, और मिनट हैंड होगी ये। अब सही है। ठीक है, वो 6 नहीं है, 7:30 है। तो 7:30 यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है।
ठीक है। अब देखो ये एंगल कैसे निकलेगा। अब वो जो बताया था कि आवर एंड जो है वो 1 आवर में 30 मिनट 30 डिग्री का एंगल ट्रेस करती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल ट्रेस करती है, तो उससे निकलेगा। डायरेक्ट अगर आवर्स दिए होते तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल देते, लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब वैसे तो आइडिया लगा नहीं सकते, वैसे ये लगा सकते हैं आइडिया कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का, ये तो पता है। बट फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा ये नहीं पता, नहीं बता सकते ना ऐसे अंदाजे से। तो क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेंगे इसको 12 को, और पहले निकालेंगे हम एंगल किसका, मिनट हैंड तक का। देन फिर निकालेंगे हम अवर एंड का। ठीक है, ये अवर एंड वाला है और ये मिनट हैंड का, मिनट हैंड। अब अगर अवर एंड का हम निकालें तो यहां तक एंगल आ जाएगा पूरा, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद मिनट हैंड का यहाँ तक निकाल दें तो ये एंगल आ जाएगा। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, एंगल यहाँ पर ऐसे निकालना होगा। तो अब इसने अलग इंडिविजुअली अलग अलग निकालना होगा कि आवर एंड ने कितना एंगल ट्रेस किया है, मिनट हैंड ने कितना एंगल ट्रेस किया है, फिर दोनों को माइनस करना होगा। तो आवर एंड का देख लो कितना ट्रेस किया, 7:30 है, 7:30 PM। तो 7:30 मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसने कितना एंगल ट्रेस किया, कि क्या है 7 आवर्स 30 मिनट्स, यही तो है टाइम, 7 आवर्स 30 मिनट। तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं सबको, और आवर एंड का एंगल निकल जाएगा। अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 60, और ये ऐड कर देंगे, तो टोटल जो टाइम है आवर एंड का मिनट में आ जाएगा हमारे। तो ये आ गया 420 प्लस का 30, दिस इज इक्वल टू 450। ठीक है, अब 450 आ गया। अब तुमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया सबको। ठीक है, आवर एंड को, आवर एंड जो है वो टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 मिनट में आवर एंड कितना ट्रेस करती है एंगल, अभी बताया था, इन 1 मिनट हाफ डिग्री। ये किसकी बात कर रहे हैं, आवर एंड की। तो इतने मिनट में कितना करेगी, 450 इंटू हाफ, कितना हो गया, इसको बताओ जल्दी। 275 कहाँ से हो गया, 225। देखो ध्यान से देखो इसे, आगे समझ में यहाँ तक। अब मिनट हैंड का निकाल लेते हैं। मिनट हैंड कितना है, 30 मिनट्स का, 1 मिनट का 6 डिग्री होता है। ये तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको देखो यहाँ पर देख लो, मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट कितने हैं, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स हैं, तो आप सिंपली इसमें क्या करोगे, 30 को 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना देती है, 6 डिग्री। तो क्या हो गया, 180, 180 डिग्री। अब तुम्हें इंडिविजुअली एंगल मिल गए कि मिनट हैंड ने 180 डिग्री ट्रेस किया है और आवर हैंड ने 225 किया है। तो जो बड़ा एंगल है उसमें से छोटे एंगल को घटा दो, तो आपका ये वाला एंगल मिल जाएगा। सपोज ये एंगल मैंने पी मान लिया, तो अब मैं पी जब निकालूँ यहाँ, तो पी इज इक्वल टू इस वाले में से 225 में से मैं माइनस कर दूंगा इसको 180 को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आंसर कोई इसमें, 7 आवर्स का निकाल लो। 7 आवर्स, 1 आवर में कितना करती है वो, आवर एंड 30 डिग्री। तो 7 का कितना होगा, 7 3 जा 21, 210 हो जाएगा। और फिर हाफ का निकाल लो, हाफ का 15 आ जाएगा, तो फिर ऐड करो वही आएगा, एंगल यही आएगा 225। जैसे भी निकालोगे, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, ये और ये दोनों सेम यूनिट में आ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप 7 आवर का निकाल सकते हो, 1 आवर में 30 होता तो 7 में 210 हो जाएगा और उसमें 15 हो जाएगा, 210 15 अगेन 225 आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का
इसमें एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, सबसे बेसिक मेथड तो ये है कि बस ऐसे ही निकालो। अगर किसी फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो फिर वो क्वेश्चन हर 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 क्वेश्चन पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। सबसे बेसिक यही है कि जो ज़्यादा बड़ा एंगल आए उसको छोटे वाले एंगल में से आप माइनस कर दो, सिंपल। और ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। इसमें करना कुछ नहीं, वो जो मैंने लिखाया था कि वो कितने डिग्री कितने पे ट्रेस करती है एंगल, बस वो आपको ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम्म, अब ये एग्जाम्पल 2, इसको देख लो। अभी देखा, चलो इस पे निकालते हैं। 420, इसमें बताइए एंगल क्या होगा बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 420 आवर्स, इसको निकालो। हम्म, नेक्स्ट टाइम से एसी चला देंगे, थोड़ी गर्मी हो रही है लगता। ठीक है, सिंपल। इसमें क्या करना है, इसको या तो आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, पहले पहले आवर एंड को देख लो। आवर एंड में आप देखो कितनी फास्ट होगी कैलकुलेशन। फोर आवर एंड है और मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो 60 और टोटल कितना है 20, ये ऐड हो जाएगा। ये कितना आ गया 260 मिनट। अब एंगल कितना आएगा इसका, 260 मल्टीप्लाई बाई हाफ, क्योंकि 1 मिनट में हाफ डिग्री। तो 260 मिनट में कितना, 260 में ये आ जाएगा 13, ये बना लिया। ये आवर एंड का आ गया। ऐसे ही मिनट मिनट एंड का देखेंगे आप। मिनट एंड कितना है, 20 मिनट्स चला है वो। तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो आप मिनट हैंड का एंगल देख लो आप। ये आ जाएगा 20 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 डिग्री। बस इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 10 का डिफरेंस आ रहा है, वही एंगल होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये लिखना नहीं है, बस आपको यहाँ से देखते ही पता लग जाएगा कि एंगल कैसे निकलेगा। अब कितना भी टाइम देगा, यहाँ से एंगल मिल जाएगा आपको। इसी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, कोई और टाइम दे देगा, कोई और टाइम दे देगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम देता रहेगा और एंगल पूछता रहेगा। अब जब यूपीएससी के पीवाईक्यू देखेंगे ना, तो उसमें देख लेंगे, उसमें क्वेश्चन अच्छे हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। बट यही ऐसे ही आपको रिपीट करना, ऐसे ही निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। इसको ध्यान से देखना, इस इससे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। पोजीशन ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये कोई क्लॉक है, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब सबसे पहला इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स हैं कुछ, उनको ध्यान में रखना। की पॉइंट्स, एवरी एवरी आवर, हर घंटे में जो वो है, दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक है, मिनट हैंड और आवर हैंड की ही बात कर रहे हैं, वो एक बार कोइंसाइड करेगी, हर घंटे में कोइंसाइड करेगी। देखो, अगर ये सपोज ये ये देख लो, यहाँ से देखो, अगर मैं 1 और 2 के बीच में देखूं
तो मिनट हैंड इसको यहाँ आके कोइंसाइड करेगी कहीं, कोइंसाइड मीन्स ओवरलैप, उसके मिल जाएगी उससे, ठीक है, वही देख रहे हैं। तो एवरी एवरी ईयर, ठीक है, दे विल कोइंसाइड वंस। जैसे ही मिनट हैंड इधर आना शुरू होगी, आवर हैंड भी थोड़ा सा इधर आएगी, इस साइड आएगी, वो यहाँ पर एक और दो के बीच में कहीं ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है, तो इसी को कोइंसाइड बोलते हैं। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप वंस, कोई इशू है इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एवरी ईयर, अगर हर घंटे के अंदर, जैसे कि अभी हमने देखा कोइंसाइड कर रही हैं, हर घंटे के अंदर दे विल बी इन स्ट्रेट लाइन, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाएगी वंस। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि आवर एंड यहाँ पर है, अब मिनट हैंड रोटेट करके आएगी, आवर एंड तो यहाँ पर रहेगी, यहाँ कहीं आएगी तो ये स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगी, ठीक है, इधर मिनट हैंड आ जाएगी, आवर एंड यहाँ होगी, तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल, ये हो गया। अब तुम इस आवर के लिए देख लो, इसमें भी ऐसा ही होगा, फिर से मिनट हैंड इधर से चलेगी, आवर हैंड यहाँ पर कहीं होगी, मिनट हैंड इधर आएगी, और आवर हैंड यहाँ पर कहीं होगी, मिनट हैंड फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हर आवर में एक बार वो स्ट्रेट लाइन में भी रहेंगे वंस, और हर आवर में ओवरलैप भी करेगी। हाँ, कोइंसाइड का ओवरलैप मतलब एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, ये इसका मीनिंग ये है, मतलब दोनों ओवरलैप कर गई, एक के ऊपर एक जो है वो कोइंसाइड कर गई, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में भी हर हर आवर, हर घंटे के अंदर स्ट्रेट लाइन में रहेंगी वंस इन एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वंस। बात समझ में आई? नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, ये बस समझ लो इसको, अगला देखते हैं। थर्ड पॉइंट है एवरी आवर, हर हर घंटे के अंदर दो राइट एंगल बनेंगे दोनों हैंड्स ऑफ अ क्लॉक में, ये मैं बोल रहा हूँ। कैसे? देखो फिर से देख लो इसको, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। मैं बोल रहा हूँ कि हर घंटे के अंदर दोनों हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जो है वो 90 डिग्री के एंगल दो बनाएगी। कैसे होगी? सपोज ये जो निडल है अवर एंड की यहाँ पर है एट 2, और ये हमारी यहाँ पर है 12 पे अवर एंड। अब ये जो निडल होगी 3 और 4 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में, ये 2 पर है अभी, ठीक है, 2 3 के बीच में, जब ये पूरी रोटेट कर कर आएगी ऐसे करके पूरे एक कंप्लीट 1 आवर में, तो दो राइट एंगल बनेगा। एक राइट एंगल कब बनेगा? एक राइट एंगल, ये निडल इधर चलना शुरू होगी, ये निडल थोड़ी सी आगे चलेगी, तो यहाँ पर कहीं आकर 30, 30 और 30, यहाँ कहीं आके एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा आपको आसपास में, ठीक है। फिर ये यहाँ पर जाएगी, यहाँ जब पहुंचेगी ये 3 पर आ जाएगी, फिर एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया। एक आवर में दो 90 डिग्री के एंगल मिल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करके देखना इसको, और जो निडिल है अगर ऐसी वाली वॉच हो तो एक बार उसको चला कर देख लेना, दो 90 डिग्री एंगल मिलेंगे दोनों हैंड्स ऑफ अ क्लॉक में, ठीक है। तो टू राइट एंगल, टू राइट एंगल बिटवीन
हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ये बात इतनी समझ में आ गई? इसमें कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन अभी पहले ये समझ लो, ये समझ में आ जाएगा तो एक्सेप्शन सारे समझ में आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में कितनी बार कोइंसाइड करेंगी दोनों हैंड्स ऑफ अ क्लॉक? मीन्स दोनों ओवरलैप करेंगी। अभी देखा था, इन एवरी आवर देर इज वन ओवरलैप। तो 12 आवर्स में 12 ओवरलैप होने चाहिए, है ना? लेकिन 12 नहीं होते। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं होते। इसको हटा देते हैं। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड 11 टाइम्स। ये ध्यान में रखो। 12 आवर्स में बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल कोइंसाइड 11 टाइम्स। तो कोई ना कोई एक एक आवर ऐसा हुआ है जहां पर कि कोइंसाइड नहीं करी है, या फिर एक ही बार कोइंसाइड करी है, 3 3 आवर्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इधर देखो, यहाँ से समझ में आएगा। ये है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखो होगा क्या, हर जितना भी है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हर घंटे के अंदर ये ओवरलैप तो करेगी, कोइंसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो टाइम है 11 से 1 का, इन 2 घंटे के अंदर एक बार ओवरलैप करेगी, जबकि दो होना चाहिए था। यहाँ एक बार ओवरलैप करेगी दोनों, और वो कहाँ मिलेंगी? यहाँ पर आकर। दिस इज द कॉमन पॉइंट। यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये यूपीएससी पूछ लेता है। पूछ लेगा 10 से लेके 2 के बीच में कितनी बार ओवरलैप करेंगी, क्वेश्चन ये दे देगा। तो आप जानते हो कि हर घंटे में एक बार ओवरलैप करती है, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, तो 4 ओवरलैप करेगी। लेकिन चार यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि आप उसको निडिल को बढ़ा बढ़ा कर देखना, आगे पीछे करके देखना, इन 3 घंटे के अंदर अंदर ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर एक ही बार ओवरलैप करेगी। यानी कि जो इसका 12 से 1 का और 11 से 12 का, यही एक पॉइंट है, दोनों आवर का एक ही पॉइंट है जहाँ पर वो ओवरलैप करेगी। आप चला कर देखना, जब आपकी ये वाली मिनट हैंड यहाँ पर होगी, तो आवर हैंड एकदम 12 के आसपास में होगी कहीं। ठीक है, यहाँ से 11 से इधर जा रहा है ये, तो ये यहीं मीट करेगी। उसके बाद जब आप फिर से चलाओगे इसको, तो फिर से मिनट एंड जब यहाँ पर आएगी तो आवर एंड यहाँ पहुंच चुकी होगी। समझ गए? तो ये जो मीट करेगी अब एक के बाद में करेगी मीट, क्योंकि अब जब मिनट एंड चल कर आएगी आवर एंड थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, तो एक के बाद मीट करेगी। तो 11 से 1 के बीच में आप देखोगे ऐसे ही करके, तो एक ही बार मीट कर रही है 12 पे। तो इसीलिए हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल कोइंसाइड 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। और 24 आवर्स में अगर बोला जाए तब तो 11 का दुगना हो जाएगा, 22 टाइम्स हो जाएगा। 12 आवर्स में 11 टाइम्स और 24 आवर्स में 22 टाइम्स। ठीक है, तो 24 आवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक दिन का लेके चलते हैं। तो अगर हम ये कहें इन 1 डे, इन 1 डे हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल कोइंसाइड 22 टाइम्स। कितने टाइम्स कोइंसाइड करेगा, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, अगला पॉइंट ले लेते हैं।
इसको फिर से हटा देते हैं। हम्म। फिफ्थ। अब स्ट्रेट लाइन, वो तो कोइंसाइड का हो गया। ये 12 आवर्स में हमने कितना देखा, 11 टाइम्स, और 24 आवर्स में देखा 22 टाइम्स। अब हम देख ले रहे हैं कि 180 डिग्री का एंगल जो बनाएगी कितने टाइम बनाएगी 180 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, मतलब बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में, बट अब ओवरलैप नहीं कर रही है अपोजिट साइड में। एक कुछ साइड है तो एक नीचे या लेफ्ट में तो एक राइट में, इस तरीके से। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि सपोज 1 2 4 5 7 8 10 11। 180 डिग्री का मीनिंग ये है, सपोज अगर ये है यहाँ पर आवर एंड, तो मिनट एंड मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, तो ये स्ट्रेट लाइन में है, 180 डिग्री का एंगल है। तो 12 आवर्स में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या फिर ये स्ट्रेट लाइन में होंगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कितनी बार इन 12 आवर्स, बताओ। 11 टाइम्स। बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये कैसे हुआ, इसमें 11 कैसे आया। मैंने तो अभी बताया कि हर घंटे के अंदर जो है एक 180 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब हर घंटे के अंदर ये एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर कौन सा कॉमन पॉइंट है, वो पॉइंट ये है 5 और 7। 5 7 के बीच में जब देखोगे तो एक ही इसी पे 6 कॉमन पॉइंट है यहाँ पर, इस वाले घंटे का भी और इस आवर का, दोनों का 180 डिग्री एंगल कॉमन पॉइंट ये होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है 11 टाइम्स बनाएगा। ऐसे ही 24 में निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 22 टाइम्स। तो 12 आवर्स में 11 है, तो 24 में कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अगर अब ये बात कही जाए कि इन वन डे बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन, कितने टाइम्स स्ट्रेट लाइन में होंगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब है वो कोइंसाइड भी कर सकती हैं, ओवरलैप भी कर सकती हैं, और स्ट्रेट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल भी बना सकती हैं। कितना हो जाएगा 44। क्यों, क्योंकि 24 आवर्स में देखा 22 टाइम्स तो वो ओवरलैप कर रही है, और 22 टाइम्स जो वो है अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री के एंगल पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 22 22 दोनों में है तो 44 हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना कि इन 24 आवर्स both ends of a clock are in straight line 44 टाइम्स। ठीक है, बात समझ में आई, उन्हीं दोनों से ड्राइव किया हुआ है, उन्हीं दोनों से ड्राइव करके हम यहाँ पहुंचे। ठीक है, अब 90 डिग्री देख लेते हैं। ये तो हो गया, ये जनरली क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछ लेता है यूपीएससी। क्या करेगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि 10 से लेके 2 के बीच में पूछ लेगा कि बताइए कितनी बार ओवरलैप करेगा। तो आपको पता है कि हर घंटे के अंदर ओवरलैप करता, तो 10 से 2 के 4 घंटे हो गए तो 4 बार ओवरलैप करेगा। लेकिन 4 बार ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि ये 12 जो है वो कॉमन पॉइंट है 11 और 1 के बीच में, यहाँ पर एक ही बार ओवरलैप करता है, तो यहाँ 3 आ रहेगा, हमें टिक करना होगा 3 पे। ठीक है, ये हो गया। अब राइट एंगल की बात कर ले रहे हैं। अभी बताया कि इन एवरी आर देर आर 2 राइट एंगल्स बिटवीन
मिनट हैंड एंड आवर हैंड। हर एक घंटे के अंदर दो राइट एंगल बनेंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड में। ठीक है, आई थिंक 6 पॉइंट है, जो भी पॉइंट नंबरिंग कर लेना। 12, 3, 6, 9। बार बार ये जरूर बनाना डायग्राम, इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 10, ये देखो मैंने बताया कि हर एवरी आवर देर आर टू राइट एंगल्स बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो अब अगर ऐसा है तो 12 आवर्स में कितने राइट एंगल होने चाहिए? 24 होने चाहिए। ठीक है, इन 12 आवर्स राइट एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कितने होने चाहिए? 24। लेकिन 24 नहीं होंगे, 22 होंगे। अब वो कैसे? देखो, ये भी उड़ गया। 10, 11। एक तो ये कॉमन पॉइंट है, और एक कॉमन पॉइंट यहां मिलेगा आपको 8 और 10 के बीच में, जो कि 9 है। और एक 2 3 के बीच में, 2 4 के बीच में, जो कि 3 है। यहां पर आपको तीन ही राइट एंगल मिलेंगे। वैसे दो दो 2 आवर्स हैं, 2 3 4 2 आवर्स हैं, तो 2 आवर्स में कितने होने चाहिए? तो 4 राइट एंगल। लेकिन यहाँ 4 राइट एंगल नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको 3 राइट एंगल ही मिलेगा। 3 राइट एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी 3 राइट एंगल्स ही मिलेंगे आपको। अब इसको फिर से वही करना है, जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है, उसकी जो निडिल है ना, उसको आप घुमा घुमा के देखना। आपको 10 और 8 के बीच में राइट एंगल जो बनेंगे वो 3 ही बनेगा। बाकी हर हर 12 से 1, 1 से 2, हर जगह आपको राइट एंगल 3 मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 2 और 4 के बीच में आएंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का, यानी कि 2 और 3 का भी यहीं मिलेगा आपको राइट एंगल, और 3 और 4 का भी राइट एंगल यहीं पर मिलेगा। यानी कि एक राइट एंगल यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, और एक इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। तो जो कॉमन एक राइट एंगल है, 2 और 3 और 3 और 4 के बीच में, वो यहाँ बनेगा। और बाकी एक एक राइट एंगल इनके 2 3 और 3 4 के बीच में बन जाएगा। ये निडल को आप जब वो करेंगे ना, आप मूव करेंगे, तभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। यहाँ तो क्योंकि इसको रोटेट कर नहीं सकते, इस पर स्टैटिक पार्ट है ये। इतना याद रखना कि राइट एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कितने होंगे? 22। कितने में? 12 आवर्स में। तो ऐसे ही 24 आवर्स में निकल जाएगा। कितना बनेगा? 44। तो इन 24 आवर्स या 1 डे 44 राइट एंगल्स बन जाएगा। ठीक है, ये है पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, कुछ कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन या तो इसी पे आ जाएगा कि कितना एंगल बनेगा, कभी टाइम दे देगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें और थोड़ा सा दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज और है, उसको थोड़ा नोट कर लो। अगर ये एक नॉर्मल क्लॉक है, 1 2 4 5 7 8 10 11, देखो अगर ये मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों यहीं पर अगर हैं, दे आर ओवरलैपिंग, दोनों एक ही जगह हैं। अब मैं ये पूछूं कि कितने टाइम बाद फिर से ये ओवरलैप करेगी? कितना टाइम लगेगा इसको मिनट हैंड को आने में, आवर हैंड से फिर से ओवरलैप करेगी, ऐसे ही कोइंसाइड करेगी। इसको ओवरलैप भी बोलते हैं, कोइंसाइड भी बोलते हैं। और इसका मीनिंग ये भी है कि एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री का एंगल है। तो कितना टाइम लगेगा? आप देखोगे कि जब मिनट हैंड पूरा एक रोटेट करके यहाँ पर आएगी, फिर से 60 मिनट में आएगी, ये 60 मिनट में आएगी। तब तक आवर हैंड यहाँ पहुंच चुकी होगी, अभी भी मीट नहीं कर रही है।
मिनट हैंड को और थोड़ा आना पड़ेगा। मिनट हैंड 5 मिनट और चल कर आएगी यहाँ पर, तो 5 मिनट और चल कर आ गई, लेकिन आवर हैंड भी तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगी 5 मिनट के अंदर, तो वहां पर भी मीट नहीं करेगी। अब एग्जैक्टली मीट कहाँ करेगी, थोड़ा सा और आगे जाएगी। समझ रहे? तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसको जो टाइम लगेगा वो ये लगेगा 65 5/11 मिनट्स। अब ये कैसा आया ये मैं अभी बता दूंगा। यानी कि दोनों हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अगर एक साथ मूव करना शुरू करें किसी पोजीशन से, तो फिर दोबारा से जो वो मीट करेंगी उसमें टाइम इतना लगेगा। कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो, ये तो मैंने 12 से स्टार्ट किया, 1 से करो, 2 से करो, 3 से, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, इतना टाइम लगेगा तब मीट करेगी। 65 तो मैंने देख लिया था, 65 मिनट, 65 पे मीट नहीं कर रही थी, थोड़ा सा और आगे मीट कर रही है, तो वो यहाँ पर करेगी। अभी निकला कैसे, मान लेते हैं सपोज यहाँ कहीं मीट कर रही है, हमें नहीं पता, मान लेते हैं इसको, सपोज यहाँ पर मीट कर रही है कहीं। अब जब मीट कर रही है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो 60 मिनट तो आप यहाँ पकड़ के रखो, 60 मिनट ये। अब 60 मिनट से सपोज इसको आने में यहाँ T मिनट लगा, किसको, मिनट हैंड को T मिनट लगे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसा आया। सपोज 60 मिनट के बाद मिनट हैंड को यहाँ आने में T मिनट लगा, T मिनट पे जाकर दोनों मीट कर गई, तो ये जो आवर हैंड है ये भी तो थोड़ा नीचे आई होगी उस T मिनट में। बट जब ओवरलैप करेंगी तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 0। तो यहाँ से यहाँ तक का इसने कितना एंगल ट्रेस किया है, मिनट हैंड ने, अब देखो जरा ध्यान से, मिनट हैंड ने एंगल कितना बनाया, 60। ये समझ में आई बात, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि T मिनट लगा इसको यहाँ तक आने में, और हर मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड, अभी देखा था तो 6 60 का बना लिया उसने। अब उसी T मिनट में ये आवर हैंड कितना बना रही है, एक तो इसका इतना एंगल है, और T मिनट और यहाँ पर चलिए आवर हैंड भी, तो दोनों का ऐड कर देंगे, 1 आवर का और T मिनट का, दोनों का ऐड करेंगे, तो आवर हैंड का देखो जरा, आवर हैंड में क्या है, टोटल टाइम कितना है, 1 आवर। 1 आवर को 60 मिनट लिख दूं मैं, ये हो जाएगा 60 प्लस का T, और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, ये डायरेक्ट कर देता हूँ, हाफ। ये देखा था मैंने अभी कि आवर एंड में हर मिनट पे कितना एंगल ट्रेस करती है, हाफ। और इसका कितना है यहाँ पर टाइम, 60 प्लस T, T तो वो हो गया जो यहाँ तक चली है, ठीक है, 1 ऑलरेडी ये है, तो 60 प्लस T हाफ ये, तो कितना एंगल बन गया ये, देखो जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये 30 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। ये इतना एंगल बना रही है, और ये एंगल इतना बना रही है। अब जब ओवरलैप करेंगी तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0। तो मैं 0 रख देता हूँ, 30 प्लस का T/2 माइनस 60 इजिकल टू 0, यही होगा। भाई अगर दोनों ओवरलैप करेगी यहाँ पर T मिनट के बाद, तो दोनों का डिफरेंस एंगल 0 होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, T/2 इजिकल टू 60। अब देखो सॉल्व करो कैसे करोगे, इसको उधर यहीं कर लेते हैं इससे, तो 30 इजिकल टू ये हो जाएगा 60 माइनस का T/2, ये हो जाएगा 11, 11T/2। अब T को यहीं रहने दो, T को यहीं रहने दो, 2 को इधर ले जाओ, तो 60 अपॉन कितना आ गया, 11, ये आ गया 60/11। अब 60 मिनट तो ये ट्रेवल कर गई थी, और इतने और हमने ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आके यहाँ का मीट कर रही है ना। ये जो हमने टाइम T लिया है वो इन दोनों को यहाँ तक का लिया है, तो उसको फिर से दोबारा से कितना टाइम लगेगा ओवरलैप करने में, 60 मिनट को ऐड करेंगे, और ये जो टाइम हम निकाल के लाए हैं 60, ये वाला ऐड करेंगे, ये होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप ये आएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, 60 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस का 1/11, 60, ये क्या आ गया, 12/11, कितना आ रहा है ये,
हम्म ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ये डिवाइड जब करेंगे हम तो 60 प्लस का ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5/11। जब ये जो है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही चीज़ बनकर आएगी, देख लेना। इसको टोटल मल्टीप्लाई करके आएगा यही। तो निकालने का तरीका ऐसा है। सेम आ रहा है ना? हाँ सेम आएगा, वो सेम ही आएगा। तो इसमें नहीं जाना है इतनी डिटेल। ये मैंने फॉर्मूले को ड्राइव किया कि कैसे फॉर्मूला बनकर आता है। इसमें जाना ही नहीं है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें सीधे ये याद रखना, जब भी आप कभी भी उसको देखोगे, कहीं से भी एक पोजीशन से दोनों को स्टार्ट करो, फिर दोबारा से वो मीट इतने ही टाइम पर जाकर करेगी। ठीक है? तो कहीं कहीं इसका यूज आएगा तो हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, रादर देन कि बार बार इस फॉर्मूले को यूज करें। अब फॉर्मूला देखिए आया कैसे। फॉर्मूला तो ऐसा आया कि दोनों हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जो है वो कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो हमने दोनों का एंगल निकाल लिया। एंगल कहाँ से? हमने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया, दोनों का एंगल निकाला। पहले मिनट का, देन आवर एंड का, और दोनों क्योंकि ओवरलैप कर रही हैं तो ये दोनों जो एंगल आए हैं, दोनों एंगल हमने निकाले। मिनट हैंड का एंगल निकाला तो ये आया, आवर हैंड का एंगल निकाला तो ये आया। अब दोनों का जो डिफरेंस लगेंगे दोनों एंगल का, वो जीरो, उससे बनकर हमारा ये आ जाएगा। हम ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यही अप्लाई होना। ठीक है? तो ये हो गया पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब है एक फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक में कुछ नहीं है कंसेप्ट, उसमें बस ये है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। फॉल्टी क्लॉक, फॉल्टी क्लॉक क्या होती है? एक ऐसी नॉर्मल क्लॉक जो टाइम को लूज करे या गेन करे। जैसे कि सपोज 2 मिनट, ये क्या कर रही है? गेन कर रही है इन 24 आवर्स। कोई भी क्लॉक, कोई भी क्लॉक, तो ये क्या कहलाएगी? फॉल्टी क्लॉक कहलाएगी। अगर ये लूज कर रही है देन इट इज ऑल्सो फॉल्टी क्लॉक। तो ये फॉल्टी क्लॉक वो होती हैं जो को अपने नॉर्मल टाइम से नहीं चलती हैं, तो टाइम गेन करेगी, ये टाइम को लूज करेगी, तो फॉल्टी क्लॉक है। अब वो मान लीजिए इतने मिनट गेन कर रही है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि 3 डेज या 4 डेज में कितना गेन करेगी, या लूज कर रही है तो कितने दिनों में कितना गेन लूज कर देगी। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? तो इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे। एक इसके अलावा जो वो वाटर मिरर इमेज है उसको देख लो। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, इसको थोड़ा सा लिख लेना, वो नोट्स में नहीं है आपके। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, ये लिख लेना। हालांकि इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं पिछले, एटलीस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। बट फिर भी ये है कि हो सकता है कि क्वेश्चन कभी आ जाए। तो मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, मिरर इमेज में क्या होता है? मिरर इमेज में ये होता है, जब भी मिरर में हम देखते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो उसमें लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, यही करता है मिरर। तो अब इसमें कोई ऐसे करके कोई, मान लो क्लॉक है, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दे देगा कि क्लॉक में कोई टाइम हो रहा है 7:20, 7:30, कोई भी क्लॉक, या 8 बज रहे हैं क्लॉक में, नॉर्मल क्लॉक में। अब अगर 8 बज रहे हैं, उसको हम अगर मिरर में देखेंगे तो क्या टाइम होगा? क्लॉक में 9 बज रहे हैं, मिरर में देखेंगे तो क्या टाइम होगा? इस तरीके से पूछ लेगा। या 7:20 हो रहा है, 7:20 अगर क्लॉक में हो रहा है, उसको मिरर में देखेंगे तो मिरर में कितना टाइम दिखेगा? ठीक है? तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको याद रखो कि बार बार आप इसको बनाओ, फिर उसको विजुलाइज करो। लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा, उससे भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर कोई टाइम दिया हुआ है, सपोज मैंने ये दिया है 7:20 PM है किसी वॉच इसमें क्लॉक में। अभी अगर 7:20 है तो ये 7:20 मिरर में क्या दिखेगा टाइम? ये 7:20 मिरर में टाइम कितना दिखेगा अगर मिरर में देखते हैं तो एक सिंपल है। अगर आपकी 12 आवर्स क्लॉक है, 12 आवर्स क्लॉक है, अगर क्लॉक दो टाइप की होती है, 24 आवर्स का भी होती है, 12 आवर्स की। अगर 12 आवर्स की क्लॉक है तो आप क्या करोगे? मिरर इमेज, अगर ये टाइम है इसकी, अगर आपको अगर मिरर मिरर टाइम देखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको 11:60 में से जो टाइम दिया हुआ है उसको आप माइनस कर दोगे। जो टाइम आएगा वो आपका मिरर में जो देखोगे वो टाइम मिल जाएगा।
जैसे इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो 5, और 60 में से ये कितना बचेगा, 40। तो मिरर में ये वाला टाइम हो रहा होगा, दिस इज द मिरर टाइम। मिरर टाइम, तो हर बार आपको यही करना, कोई टाइम दिया हुआ है और अगर कोई टाइम दिया है उसको मिरर टाइम निकालना, आपको मिरर इमेज टाइम निकालना है, तो 1160 में से माइनस कर दो। इसमें नहीं, वो तो एम पी एम नहीं, 12 आवर्स में देखा जाएगा। 12 आवर्स में तो क्या होगा, अगर कोई भी टाइम है, सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 है, 3 बज रहा है इसमें, अब ये 3 उसमें देखना हमें कितना हो रहा होगा। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं 3 PM है, PM AM नहीं चलता है इसमें मिरर इमेज में, वो तो अगर टाइम के हिसाब से देखना होगा। अगर मान लो यहाँ पर AM लिख रहा हो, अब आप निकालोगे, तो अगर AM में भी तो 1 से लेकर 12 तक चलते हैं ना, और PM में भी 1 से लेकर 12 तक चलते हैं, टाइम 1 से लेकर 12 के बीच में ही आएगा। तो अगर PM में दे रहा है तो टाइम हमेशा मिरर इमेज PM रहेगा, और टाइम AM में दे रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ कि AM है, तो हमेशा मिरर इमेज में टाइम AM में रहेगा। ठीक है, तो 24 आवर्स में आप ये करोगे, 1160 में से डायरेक्ट माइनस करो बस। ठीक है, और अगर 24 आवर्स का क्लॉक है तो किस में से माइनस करना, 24 आवर्स का अगर क्लॉक लेके चल रहे हैं जैसे रेलवे में चलता है, तो किस में से माइनस करना आपको, फिर आपको करना है 2360 में से, बस ये। इफ इट इज ए 24 आवर क्लॉक, देन गिवन टाइम जो है वो इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको मिरर इमेज टाइम मिल जाएगा। ये लिख लो ये बात, इफ इट इज ए 24 आवर क्लॉक, देन सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 2360, देन यू विल गेट मिरर टाइम। और 12 आवर्स का क्लॉक है तो 1160 में से गिवन टाइम को माइनस करो, यू विल गेट द मिरर टाइम। बस ये छोटी सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मिरर इमेज पे क्वेश्चन बहुत रेयरली कभी कभी आएगा। ठीक है, तो ये 4-5 कंसेप्ट थे। अब इस पर क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ जाके कुछ जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएंगे। हम्म 440। 440, हाँ माइनस कर लेना जो भी आएगा, देख लेना, माइनस करके देख लेना। वो तो 1160, अगर 12 आवर्स का क्लॉक है तो 1160 में से माइनस करो गिवन टाइम को, मिरर वाला टाइम मिल जाएगा। और 24 आवर का क्लॉक है तो 2360 में से माइनस करो गिवन टाइम को, तो मिरर टाइम मिल जाएगा। अब वो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर होगा, समझ में आएगी बात। देखो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से रीड करो एक बार। बिटवीन 6 PM एंड 7 PM, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ आवर हैंड बाई 3 minutes एट, ये बोल रहा है बिटवीन 6 PM एंड 7 PM, 6 PM और 7 PM के बीच में जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 3 मिनट ज़्यादा हो, मतलब अहेड होगी, आगे होगी, कितने टाइम, ये बताना। कितने टाइम पर होगी ये बताना है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि थोड़ा सा मैं इसको ड्राइव करूँगा तो बड़ा हो जाएगा मेथड, एक है डायरेक्ट मैं लिखूँगा, जो गेन मैंने बताया था गेन वाला,
उसी को यूज़ करके लिखूंगा। 60/55 जो मैंने बताया था कि 1 मिनट में गेन कितना होता है, 60/55। मिनट हैंड कितना गेन करती है 60 मिनट में, 55 का, 55 मिनट का गेन करती है। यानी कि 55 मिनट का गेन 60 मिनट में मिल जाता है उसको। तो 1 मिनट का गेन कितने में मिलेगा, 60/55, जो अभी लिखाया था, 60/55। 1 मिनट का गेन चाहिए, ये मैंने अभी बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये देखो, ये बताया था कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 55 मिनट गेन करती है, गेन ओवर आवर हैंड। ये बात हुई थी भाई, वो मिनट हैंड 60 मिनट चलेगी, आवर हैंड ओनली 5 मिनट चलेगी। तो गेन कितना हुआ ओवरऑल, 55 मिनट का। तो 60 मिनट में 55 मिनट का गेन होगा ओवर आवर हैंड। ठीक है। तो ये गेन है, अब मैं गेन को इधर लेकर आ रहा हूँ, यानी कि 55 मिनट का गेन अगर मुझे चाहिए तो 60 मिनट लग रहे हैं। कुछ नहीं किया मैंने, इसको रिवर्स कर दिया। और 1 मिनट का अगर गेन चाहिए मुझे तो कितना लगेगा, 60/55 मिनट। ये बात समझ में आ रही है। 1 मिनट का चाहिए तो 60 को 55 से डिवाइड कर दिया, यूनिटरी मेथड। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन पे ये अप्लाई करेंगे। एक थोड़ा सा बड़ा तरीका है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, उसको भी बता दूंगा, लेकिन इससे अगर आप निकालोगे तो इससे क्वेश्चन बहुत बेहद ईजी हो जाएगा। अब ये बोल रहा है 6 PM और 7 PM के बीच में, डायग्राम बना देता हूं मैं। ये है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये है। अब उसने टाइम क्या दिया है, 6 PM 7 PM के बीच में। 6 PM 7 PM के बीच में हमें क्या निकालना है, मिनट हैंड को आवर हैंड से 3 मिनट आगे ले जाना है। यानी कि अगर आपकी आवर हैंड ये है, ठीक है, और मिनट हैंड ये है यहाँ पर, ये 6 बजे 6 हो रहा है। देख लो इसको ध्यान से पहले। अब रिलेटिव मूवमेंट से हमने क्या देखा था, ये वाली चीजें देखी थी रिलेटिव मूवमेंट से। हमें क्या करना है, 6 PM और 7 PM के बीच में मिनट हैंड को 3 मिनट आगे लेके जाना है, 3 मिनट को आगे लेके जाना है। तो मिनट हैंड को यहां से यहां तक आने में तो 30 मिनट्स का गेन करना होगा, और इसको अभी 3 मिनट और आगे ले जाना है, 3 मिनट्स और आगे लेके जाना है। तो आप गेन कितना करना होगा, कितने गेन की जरूरत है, 33 मिनट, इतना गेन करना है। अगर 3 मिनट, देखो इसका क्या होगा, ये रिलेटिव मूवमेंट का वो है, कंसेप्ट है। एक तो ये है, इससे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एंगल से निकालूंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि एंगल कहाँ कितना बन रहा है। लेकिन इससे जब निकालोगे ना तो डायरेक्ट इसका आपका आंसर आ जाएगा इससे। टोटल हमें 33 मिनट का गेन चाहिए। देखो इससे मैं निकालूं कैसे, डायरेक्ट आएगा एकदम। 1 मिनट में गेन इतना है, 33 मिनट में गेन चाहिए तो कितने मिनट लगेगा, 33 मिनट का अगर गेन चाहिए आपको तो कितना मिनट लगेगा, 60/55 मल्टीप्लाई बाई 33। तो 11 से कटो, 3 और 11 से 5 में जाएगा, ये 5 से इसको कितना 12 कर लो, तो ये 12 से कितना हो जाएगा 36। आ गया, 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट पर जो मिनट हैंड होगी आवर हैंड से 3 मिनट आगे होगी। थोड़ा सा विजुलाइज करने में समझने में वो हो रही होगी दिक्कत, अभी बता दो तुम। ये समझ में आया कि अब देखो उसने टाइम पूछा है, तो 36 मिनट, 6:36 पे तो टाइम ये आ जाएगा। अब क्योंकि 6 और 7 के बीच में पूछ रहा है तो 6:36 मिनट। मिनट हैंड
यहाँ पर होगी। जब मिनट हैंड 36 मिनट पे होगी तब ये 3 मिनट आगे होगी मिनट हैंड इससे, आवर हैंड से। ये 33, ये 33 ऐसा आ रहा है, मैंने ये ले लिया एक एग्जैक्टली इसने 6 और 7 PM के बीच में पूछा है, तो जहां से पूछता वहां से स्टार्ट करते हैं हम। 6 पे रखा हमने इसको, ठीक है। अब इस पे इसको अगर 6 पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने 12 पे आ जाएगी। ये तो और कोई जगह ही नहीं बचती, अगर 6 बज रहे हैं तो ये मिनट हैंड तो 12 पे ही होगी ना। तो इसको मैंने 6 पे रखा। अब 6 से मुझे क्या करना है, रिलेटिव मूवमेंट लगाना, मतलब इसको मुझे गेन कराना है टोटल। और गेन कितना होगा भाई, 30 मिनट तो ये गेन करने पड़ेंगे इसको यहाँ तक। अब ये चली गई होगी ओवर एंड, जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर रिलेटिव मूवमेंट लगाओगे तो ये यहीं पर रुकी रहेगी। 30 मिनट ये हो गए, और 3 मिनट और आ गए हैं ये यहाँ से, तो 3 मिनट ये हो गया। तो 3 और 30, 33 मिनट हो गया। आया समझ में? आवर एंड का अगर मूवमेंट नहीं देखोगे तो टोटल मिनट हैंड को कितना चलना है, 33। अब तुम ये कहोगे कि ओवर एंड भी तो मूव कर रही होगी, तो फिर रिलेटिव मूवमेंट नहीं लगाएंगे ना। रिलेटिव मूवमेंट का कंसेप्ट ही यहाँ पर ये इसलिए अप्लाई होता है कि ओवर एंड को आपको देखना ही नहीं है, ओवर एंड को इनिशियल पॉइंट पर रख देना है। ये 6 7 के बीच में पूछा, ऐसे 8 9 के बीच में पूछा है, 10 11 के बीच में पूछा है, 1 2 के बीच में पूछा है। तो जो इनिशियल वाला पॉइंट होगा 1 उस पर रखेंगे, 10 11 के बीच में पूछ रहा तो 10 पर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से रखते हैं। और फिर देख लेंगे कि कितने मिनट आगे वो ले जा रहा है, कितने मिनट पीछे कह रहा है। अब हो सकता था ये बोलता है कि 3 मिनट पहले, इसने तो 3 मिनट आगे बोला। हो सकता है ये कहता ओवरलैप करेगी, ओवरलैप करती तो हम 30 मिनट का गेन करा देते, तो हमें टाइम लग जाता, टाइम बता देते कितने का ओवरलैप है। एक तरीका तो ये है कि अगर आप इसको गेन के कंसेप्ट से करोगे तो बेहद आसान है। बस करना क्या, जिन 2 आवर्स के बीच में पूछा उसने, इनिशियल वाले पॉइंट पे उठा के ओवर को, इसका ओवर एंड को रख दो उठा के, और मिनट हैंड को उसको मूव करा दो उतना जितना वो कह रहा है। एक होता है एंगल से, 3 मिनट अहेड हो तो 3 मिनट में एंगल कितना बनेगा। अगर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में टाइम दिया हुआ, उससे पहले क्या था हमारे पास, एंगल पूछा था। अभी दोनों के बीच में टाइम दिया हुआ है, तो अब हम एंगल पूछ रहे हैं कितना बनेगा, कितना एंगल बनेगा। हम्म। ना, देखो ध्यान दो, कैसे निकालेंगे एंगल से, कैसे करेंगे इसको। समझ में आ रहा है कुछ? देखो ये जो बताया ना, इसको आप ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एंगल से जब निकालना शुरू करोगे ना, तो मिनट हैंड के लिए अलग एंगल निकालना पड़ेगा, आवर हैंड के लिए अलग एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा और टफ हो जाएगा क्वेश्चन। निकल उससे भी जाएगा। अगर मान लेते हैं, हम ये कहते, 3 मिनट हट जाओ, भूल जाओ, 6 और 7 के बीच में ये कहाँ मीट करेंगे, ये पूछते हम। 6 और 7 के बीच में कहाँ मीट करेगी, ये अगर पूछता तो कैसे निकालते, एंगल निकाल लेते, एंगल जीरो हो जाता। भाई एक टाइम ले लेते, अब हमें नहीं पता, सपोज यहाँ पर मीट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक मिनट एंड को आने में टी टाइम लग गया, चलो टी टाइम लग गया। और आवर एंड को कितना लगता, 6 घंटे ये और टी ये, तो ओवरलैप कर जाती, इतने टाइम पे एंगल निकाल के जीरो रख देते, मिल जाता। अभी जब एंगल से निकालना शुरू करोगे तो ये टफ ऐसा हो जाएगा, अगर टी टाइम पे ये मीट कर रही है यहाँ पर मिनट हैंड आवर एंड से, और आवर एंड भी इधर चल रही है, टी टाइम में कुछ चल गई होगी यहाँ पर, तो दोनों एक टाइम पर ओवरलैप कर रही होगी। फिर मिनट हैंड और आगे जा रही है 3 मिनट, तो मिनट हैंड कितना टोटल चल रही है, टी अगर मानते हैं तो टी प्लस का 3 ये चलेगी। और आवर एंड कितनी चलेगी,
आवर एंड कितनी चलेगी? 6 प्लस टी प्लस 3। चलो रुको, इसको अभी छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन परेशान कर रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको छोड़ दो, अभी इस क्वेश्चन को देखो। इसको देखो, पढ़ो, रीड करो। ये किस पे है? फॉल्टी क्लॉक पे। इसको निकालो। इसको कैलकुलेट करो 2 मिनट। वाह। हम्म। आया आंसर? ये फॉल्टी क्लॉक पे है कि कोई क्लॉक कितना लूज कर रही है, कितना गेन कर रही है टाइम। अटेम्प्ट करो। 720 डेज। क्या आंसर है? 720 डेज। अ वॉच, मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। अ वॉच लूजेस 2 मिनट्स इन एवरी 24 hours, while another watch gains 2 minutes in every 24 hours. At a particular instant, the two watches show an identical time. Which of the following statement is correct if 24-hour clock is followed? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये है कि एक वॉच है जो कि 2 मिनट गेन करती है इन 24 आवर्स, एक दूसरी वॉच है जो 2 मिनट लूज करती है 24 आवर्स में। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एक वॉच लूज कर रही है टाइम, एक वॉच गेन कर रही है। यानी कि एक वॉच गेन कर रही है 2 मिनट्स 24 आवर्स में, और दूसरी लूज कर रही है कितना? 2 मिनट 24 आवर्स में। अब ये बोला किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इन दोनों वॉच जो है करेक्ट टाइम शो कर रही हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम, मान लो 12 बजे, 11 बजे, दोनों वॉच क्या है? करेक्ट टाइम शो कर रही हैं। अब बताना ये है हमें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट है द टू वॉचेस शो द आइडेंटिकल टाइम अगेन ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 डेज। 30 दिन बाद दोनों वॉच जो है वो करेक्ट टाइम शो करेगी। यानी कि जो गेन कर रही है, जो लूज कर रही है, 30 दिन बाद वो करेक्ट टाइम शो करना शुरू कर देंगे। क्या है? करेक्ट नहीं, आइडेंटिकल टाइम। आइडेंटिकल टाइम मीन्स एक ही टाइम, कोई पर्टिकुलर एक टाइम। तो क्या ये मुमकिन है? एक वॉच अगर गेन कर रही तो गेन करती चली जाएगी, और एक लूज कर रही है तो लूज करती चली जाएगी। तो यहीं से ये ऑप्शन कट कर सकते हो। और अगर देखना भी चाहो तो ये 24 आवर्स का मीनिंग क्या है? 24 आवर्स का मीनिंग है मीन्स, किधर गया?
एक मिनट, ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। 24 आवर्स मीन्स 1 डे, ये ध्यान रखो। और यहाँ पर 30 डेज में बोल रहा है कि 30 डेज में टाइम क्या होगा, दोनों का आइडेंटिकल हो जाएगा। आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं कैसे हो सकता है। एक 2 मिनट क्या कर रही है, लूज कर रही है, दूसरी 2 मिनट गेन कर रही है। तो 30 डेज में क्या होगा, जो गेन करने वाली कितना गेन करेगी, 30 × 2, 60 मिनट का गेन कर देगी, यानी कि 1 घंटा आगे हो जाएगी। और जो लूज कर रही है वो कितना लूज करेगी, 30 × 2, 60 मिनट, तो 60 मिनट लूज कर जाएगी, यानी कि 1 घंटा पीछे हो जाएगी। तो एक वॉच 1 घंटा आगे हो जाएगी और एक पीछे हो जाएगी, तो दोनों आइडेंटिकल तो टाइम शो नहीं करेगी। अब अगर 90 डेज में देखोगे तो क्या होगा, 30 डेज में 60 मिनट गेन किया, 90 डेज में कितना करेगी, 3 आवर्स, यहीं से निकल जाएगा। और ये 3 आवर्स पीछे हो जाएगी, ये 3 आवर्स आगे हो जाएगी। अगेन 120 में देखोगे तो 4 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा, एक 4 आवर्स आगे होगी, एक 4 आवर्स पीछे होगी उससे। तो आइडेंटिकल टाइम तो नहीं शो कर सकती इन तीनों ऑप्शन में। क्या है, नन ऑफ दी करेक्ट स्टेटमेंट, कोई सा भी इसमें से करेक्ट नहीं है। आइडेंटिकल टाइम है हो ही नहीं सकता इनका, एक लूज करती चली जाएगी, एक गेन करती चली जाएगी, डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो, टाइम का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, होगा ही नहीं आइडेंटिकल टाइम। आइडेंटिकल टाइम होगा तो बहुत दिनों बाद होगा। समझ रहे हो, जब 24 घंटे एक लूज कर जाए और एक 24 घंटे गेन कर ले, तब जाके आइडेंटिकल टाइम होगा, तो ये बहुत दिनों बाद होगा, इस पे नहीं हो सकता। हाँ, 720 डेज, हाँ 720 डेज पे हो सकता है कि दोनों जाके फिर एक ही टाइम शो करें। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो ये तीनों स्टेटमेंट नहीं हो सकते, ABCD आंसर होगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, आई थिंक इजी क्वेश्चन है ये तो, ऐसे ही निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, रीड करो इसे। देखो, a clock strike once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. If it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, what is the time taken by it to strike at 10 o'clock? एक क्लॉक है, एक 1 o'clock पर एक बार स्ट्राइक करती है, जो अलार्म बोलती है ना, टिन ऐसा करके जो भी आवाज आती है उसमें से एक बार स्ट्राइक करती है। और जैसे 2 o'clock पर आती है तो वो 2 बार स्ट्राइक करती है, मतलब अलार्म 2 बार बोलती है। और 3 पर आती है तो वो 3 बार स्ट्राइक करती है। 4 o'clock पर आती है तो वो 4 बार स्ट्राइक करती है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो देखो हो क्या रहा है, ये 12 o'clock, पहले एक वॉच बना लेते हैं, यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 4 5, 1 2 4 5 7 8 10 11। वो ये बोल रहा है कि जब ये यहाँ पर होती है तो एक बार क्या करती है, स्ट्राइक करती है। जब ये 2 पर आती है तो 2 बार स्ट्राइक करती है। जब ये 3 पर आती है तो 3 बार स्ट्राइक करती है। ऐसी 4 पर आएगी तो 4 बार स्ट्राइक करेगी। तो जिस जिस पर आती जाती है उतने नंबर ऑफ टाइम पे स्ट्राइक करती जाती है। तब उसने बोला है, इफ इट टेक्स 12 सेकेंड टू स्ट्राइक एट 5 o'clock, 5 o'clock पर जब वो है, अगर उसको 12 सेकेंड लग रहे हैं, तो जब वो 5 o'clock पर आएगी तो 5 बार स्ट्राइक करेगी। 5 o'clock पे 5 बार स्ट्राइक करेगी। तो 5 बार स्ट्राइक करने में 1 बार 2 बार 3 बार उसको टाइम कितना लगा है, 12 सेकेंड, यानी कि 12 सेकेंड लगे हैं उसको 5 स्ट्राइक। भाई 5 पे तो 5 ही बार स्ट्राइक करेगी, ये 12 सेकेंड लगे। अब पूछा क्या उसने, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक एट 10 o'clock। 10 पर जब वो आएगी तो यहाँ पर 10 बार स्ट्राइक करेगी, तो वहां पर कितना टाइम लगेगा। ये आपको दिया हुआ कि 5 स्ट्राइक में 12 सेकेंड लग रहे हैं, तो 10 स्ट्राइक का टाइम आपको निकालना। समझ में आ गया क्वेश्चन, अभी निकल जाएगा। एलिमेंट्री मेथड है, 9th-10th वाला। हमने देखा कि 10 स्ट्राइक का टाइम निकालना, 5 स्ट्राइक का टाइम कितना दिया हुआ, इसको रिवर्स कर दो जरा थोड़ा सा। 5 स्ट्राइक का कितना दिया, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड है।
तो 1 स्ट्राइक में क्या होगा, सिंपल एलिमेंट्री मेथड, ये हो जाएगा इतना सेकंड। अब निकालना कितने पे है, 10 o'clock पे, तो 10 o'clock पे 10 बार स्ट्राइक करेगी क्योंकि ऑर्डर वैसे ही चलता चला जा रहा है। तो 10 स्ट्राइक का टाइम निकाल लो। 10 स्ट्राइक का टाइम क्या होगा, 12/5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 से काट दो इसको 2 को, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 सेकेंड, सेकेंड आप लगा लो यहाँ पर, इतना टाइम लगेगा इसको। ये समझ में आ रही है बात, कि 1 o'clock पे तो एक बार स्ट्राइक करा, 2 पे तो 2 बार करा, और 5 पे 5 बार स्ट्राइक किया, और 5 बार स्ट्राइक करने में उसको 12 सेकेंड्स लगे। तो अब वो बोल रहा है कि 10 पर जब आएगी तो कितना टाइम लगेगा, तो 10 o'clock पर आएगी तो 10 बार स्ट्राइक करेगी बस। यहीं से हमने टाइम निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। हम्म, सिंपल है, देखो इस पे 1 पर आ रही है तो 1 बार स्ट्राइक कर रही है, 2 पर आ रही है तो 2 बार स्ट्राइक कर रही है, 3 पर आ रही है 3 बार स्ट्राइक, ऐसे ही ऑर्डर चलता जा रहा है। तो 5 पर आएगी तो 5 बार स्ट्राइक करेगी। 5 बार जब स्ट्राइक कर रही है 5 o'clock पे, तो टाइम कितना ले रही है, 12 सेकेंड का। बस यहीं से एलिमेंट्री मेथड लगा के हमने निकाल लिया, एक बार स्ट्राइक पे कितना टाइम लेगी, 12/5। जब ये निकल गया तो क्वेश्चन उसने ये पूछा कि 10 o'clock पर जब वो आएगी स्ट्राइक करेगी तो कितना टाइम लेगी, 10 o'clock पर 10 बार स्ट्राइक करेगी क्योंकि वैसे ही चल रहा है, एक पे एक बार, 2 पे 2 बार, 3 पे 3 बार, तो 10 पे 10 बार स्ट्राइक करेगी। तो 10 स्ट्राइक का टाइम हम यहाँ से निकाल देंगे, एक स्ट्राइक का टाइम ये आ गया, 10 का यहाँ से मिल जाएगा। आगे चलें, चलो आगे देखते हैं, इसको पढ़ो। ये भी फॉल्टी क्लॉक का है। ठीक है, ये है, अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर्स, द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 10 AM ऑन मंडे, व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 6 PM ऑन वेनेसडे, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। ये 2019 में यूपीएससी ने पूछा था। कोई क्लॉक है जो 10 मिनट फास्ट है इन एवरी 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स जहाँ भी लिखा हो एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए, 1 डे। तो एक दिन में 10 मिनट फास्ट हो जाती है वो। अब आगे क्या है, आगे ये बोला है कि क्लॉक जो है, इट वॉज सेट राइट एट 8 AM ऑन मंडे। मंडे में कहीं कोई पर्टिकुलर डे, यानी कि मंडे को सुबह 8 बजे उसको एकदम सही करेक्ट करके और छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 6 PM ऑन वेनेसडे, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। अगर क्लॉक वेनेसडे में 6 PM का टाइम शो करती है तो करेक्ट टाइम क्या होगा, वो बताना हमें। क्वेश्चन रीड कर लो फिर से। देखो इसमें क्या है, हाँ 10 मिनट फास्ट हो जाती है वो हर 24 आवर्स में, ये ध्यान में रखो। पहली लाइन तो ये दे रखी है क्वेश्चन में। दूसरा दे रखा है कि 8 AM पर इसको एकदम करेक्ट टाइम करके छोड़ा गया मंडे को। ठीक है, अब तीसरी लाइन में पूछा है कि वेनेसडे 6 PM पर उसका करेक्ट टाइम क्या होगा। अब वो तो गेन कर रही है ना, तो गेन करती रहेगी। अब उस वॉच में अगर आप 6 PM देखोगे वेनेसडे को, तो वो करेक्ट टाइम नहीं होगा, वो तो गेन किया हुआ टाइम उसमें ऐड है। ठीक है, तो हमें बताना है करेक्ट टाइम। तो मंडे से कहाँ आना हमें, वेनेसडे, और वेनेसडे में 6 PM, ये जो फॉल्टी क्लॉक है उसका टाइम है, ये करेक्ट क्लॉक का नहीं है, हमें करेक्ट क्लॉक का टाइम निकालना है। 8 AM पे हमने इसको करेक्ट टाइम पे सेट करके छोड़ दिया है। मंडे से वेनेसडे तक ये चली है 6 PM तक। अब कितने कितने टोटल आवर्स हो गए पता नहीं, अभी देखेंगे, लेकिन हर 24 आवर्स में 10 मिनट फास्ट हो रही है ये।
तो ये जो 6 PM है वो 40 क्लॉक का टाइम, हमें बताना किसका है, करेक्ट टाइम क्या होगा। तो जो गेन वाला टाइम है वो माइनस कर देंगे, करेक्ट टाइम आ जाएगा। तो गेन कितना हुआ वही हम निकाल लेते हैं इसमें कितना हुआ। तो पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक हम ये निकालेंगे कि कितनी टोटल आवर्स हैं, क्योंकि हमें पता है 24 आवर्स में 10 मिनट फास्ट हो रही है। तो टोटल आवर्स अगर हमें मिल गए तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कितनी फास्ट हुई है इतने टाइम में। वो जितना भी आया वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ गया। मंडे, एक ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, 2 दिन है आपके पास। ठीक है। अगर 8 AM से लेकर मंडे से 8 AM वेडनेसडे तक चलेंगे आप, तो कितना हो गया, 72 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 ही दिन तो हुई। 72 कैसे हो जाएगा। हाँ भाई, मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, एक ही दिन तो बीच में है। मंडे से ट्यूसडे आने में 24 आवर्स, फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे में आने में 24 आवर्स। ठीक है। 2 ही दिन हो रहे हैं ना, देख लो ध्यान से, 3 दिन नहीं हो रहे हैं, 2 दिन हो रहे हैं। तो 8 AM मंडे से 8 AM वेडनेसडे तक जब आओगे तो कितना होगा भाई। ये तो 6 PM है, सपोज मैं 8 AM तक आ रहा हूँ, 8 AM वेडनेसडे तक आ रहा हूँ, तो कितना टाइम हो जाएगा, 8 AM मंडे से 8 AM वेडनेसडे, कितना टाइम होगा, 48। 2 दिन हो गए ना, एक दिन का 24, 2 दिन का 48, तो कितना हो जाएगा ये, 48 आवर्स। 48 आवर्स हो गया। अब 8 AM से 6 PM तक जाना, ये कितना हो गया, 10। भाई 8 AM मॉर्निंग में, 6 PM इवनिंग में, तो ये टोटल टाइम 8 से 6 तक कितना हो गया, 10। तो इसमें 10 आपको और ऐड करना होगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 58 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हुआ यहाँ से मंडे से वेडनेसडे तक, 58 आवर्स। 58 आवर्स। अब आप ये देख लो कि 24 आवर्स में 10 मिनट फास्ट हो रही है, इतने में कितनी फास्ट हुई है, वही आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एक्चुअल टाइम मिल जाएगा। यहाँ देख लो, इसको उल्टा करो, 24 आवर्स में कितना मिनट फास्ट हुई है, 10 मिनट। तो 1 आवर में कितना मिनट फास्ट होगी, 10/24, इतना मिनट फास्ट होगी। अब निकालना किस में, 58 में। तो 58 आवर्स में कितना फास्ट होगी, 10/24 मल्टीप्लाई बाई 58। अब जरा इसको कैंसिल करो, 2 से, 4 से, किसी से कैंसिल करो, कितना आएगा, हो रहा है ये। हम्म। कितना आ रहा है ये, 24.16। तो इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 24.16 मिनट। यानी कि ये जो है आपके सेकंड हैं, 24 के बाद वाले सेकंड हैं। तो अब यहाँ पर तो सेकंड में आंसर दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, सेकंड को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, 24 मिनट्स लेंगे सिर्फ। ठीक है, क्योंकि सेकंड में आंसर दिया नहीं है, जब नहीं दिया तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे कितना निकल कर आया, 24 मिनट्स। तो 24 मिनट, इतना मिनट फास्ट हुई है ये वाली जो है वॉच, इतने मिनट फास्ट हुई है 24। 6 PM जब देख रहे होगे उस वाली फॉल्टी क्लॉक में, तो ये 24 मिनट्स जो फास्ट हुई है वो इसमें एडेड हैं। आपको करना क्या होगा, माइनस करना होगा इसमें से, 6 PM में से 24 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 5:36 मिनट। 6 में से आप ये माइनस कर दो 24 मिनट्स, कितना आएगा, यही तो आएगा 5:36। भाई इसमें से आप माइनस करो, कहाँ गया, 6 PM है, 6 में से ये माइनस करो 24 मिनट्स, ये क्या होगा, यहाँ पर 30 का चलता है ना, 6, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5, ये आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इसको समझना है कि मंडे से लेके वेडनेसडे तक वो कितनी फास्ट हुई है, ये देखना है बस हम आपको। आगे चले, एक बार ट्राई करो, खुद से भी ट्राई करना घर पे जाके, तो और समझ में आएगा क्लियर।
इस वाले को देखो, रीड करो इस क्वेश्चन को। हम्म। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर? ये दे रखा टाइम, वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा? ये ऑप्शन में ही आपको दिया हुआ, पूछ रहा हूँ कब होगा। तो देखो मैं यहाँ पर एक क्लॉक बना देता हूँ, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11, ये है। ये बनाया डायग्राम। अब देखो, क्या 180 डिग्री का एंगल इस पे बनेगा? नहीं बनेगा। विजुलाइज कर लो, देख लो। यहाँ पर 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो मेरी जो आवर एंड की निडल होगी वो ये होगी 7 पे, और मिनट एंड की ये होगी एकदम इस पर। तो क्या 180 डिग्री का एंगल है? नहीं है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाओ, बिटवीन 7 एंड 7 बजकर 5 मिनट, इस पे बनेगा? इस पे भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 7 बजकर 5 मिनट है तो मिनट हैंड तो ये आ जाएगी, ठीक है, लेकिन आवर हैंड यहाँ नहीं रहेगी, आवर हैंड थोड़ी सी इधर शिफ्ट कर जाएगी। अगर यहीं रहती तब 180 डिग्री का एंगल हो जाता, लेकिन आवर हैंड थोड़ी सी शिफ्ट कर जाएगी, तो इस पे भी नहीं बनेगा। इस पे बनेगा? इस पे भी नहीं बनेगा। इस पे तो वैसे ही नहीं बनेगा, यहीं तो देखा हमने, इस साइड शिफ्ट है, तो एक ही ऑप्शन है, इस पे बनेगा। आप टाइम भी निकाल सकते हैं कहाँ बनेगा, टाइम भी निकाल सकते हैं कहाँ बनेगा 180 डिग्री का एंगल। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, वो लिखो आप, 60/11 x, ये वो टाइम है। हम्म, 1 मिनट, अरे डिलीट हो गया। फिलहाल समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, कि इस पर जाकर बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल। अब वो टाइम एग्जैक्टली मिल जाएगा, हमें निकाल सकते हैं उस टाइम को, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है उस टाइम के निकालने की। वो टाइम भी मिल सकता कि एग्जैक्टली 7:05 और 7:10 के बीच में कहाँ बनेगा वो, क्योंकि दोनों मिनट एंड और आवर एंड के बीच का एंगल निकालेंगे, और दोनों के एंगल का डिफरेंस क्या कर देंगे, 180 डिग्री। बस वहीं से हमें वो मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, वो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर कैलकुलेट करना नहीं है, हमें तो सिर्फ बताना है किसके बीच में एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये वही है जो, ये अभी प्रॉपर्टी देखी थी हमने, की पॉइंट्स देखे थे ना, उन्हीं में से है, वही क्वेश्चन है, देखो इसको रीड करो। बिटवीन 3:16 p.m. एंड 3:17 p.m. बोथ आवर एंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, दोनों कोइंसाइड करेगी, और इतने पर बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड, पहली बार यहाँ पर आया मिनट हैंड और सेकेंड हैंड का क्वेश्चन।
इसको देख लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद रहने देते हैं। बिटवीन, ये क्या है, 3:16, ये क्या 3:17। ये बोला इन दोनों के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड देन 11। अब देखो, 3:16 और 3:17, ये आप बनाओ, इस पे आइडिया लग जाएगा। 3:16, तो 16 मिनट मतलब ये होगी यहाँ पर, और मिनट वाली सुई भी यहीं इसी के पास होगी, 3:16 पे। लेकिन 3:17 पे जैसे ही आप पहुंचोगे, ये दोनों ओवरलैप कर जाएगी, दोनों ओवरलैप कर जाएगी। इसको हम निकाल भी सकते हैं, इस टाइम को हम निकाल भी सकते हैं, कहाँ ओवरलैप करेगी। देखो, ये एक लिख लो तुम, अपॉन 11, इस टाइम पे जाकर ये ओवरलैप करेगी। अब ये एक्स क्या है, एक्स जो है, मैं इसको पूरा लिखवा देता हूँ, 1 मिनट फिर से बना देता हूँ इसको। ये लिख लो एक चीज, बिटवीन एक्स एंड x+1 ओ क्लॉक। अगर किसी क्लॉक में ये टाइम आवर्स हैं, ये x+x1, जैसे x अगर 3 है, x+1 क्या होगा, 4, 3-4 के बीच में है, ये 4-5 के बीच में है, ये 6-7 के बीच में है, x+1 क्लॉक है। जैसे कि मैं कहूँ 3-4, तो x यहाँ पर 3 है, x+1 4 हो जाएगा, 4-5, ऐसा करके। तो कोई भी दो टाइम इंटरवल दिए हुए हैं, दो ओ क्लॉक दिए हुए हैं, अगर मिनट हैंड और आवर हैंड को ये पूछे कि कौन साइड किस पर करेगी, तो सीधे सीधे वो टाइम ये होगा, 60x/11, ये लिख लो यहाँ पर, दिस इज द कोइंसाइडिंग टाइम, कोइंसाइडिंग टाइम, ये भी निकाल सकते हैं हम, निकल जाएगा ये भी। अगर वॉच में ये बज रहे हैं, मतलब ये इतना टाइम हो रहा है, एक्स और x+1 ओ क्लॉक, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, 3 और 4 के बीच में है, ये वाला टाइम जो है 3-4 के बीच में ही है, 3:16 3:17 है, तो 3-4 के बीच में। अगर अगर ये कहे कि 3 और 4 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कहाँ मीट करेंगी, कितने टाइम पर मीट करेंगी, वो टाइम मिनट वाला कौन सा होगा, वो ये इतने मिनट में मीट करेगी, आफ्टर 3 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक के बाद। तो एक्स यहाँ पर क्या होगा, 3, एक्स का वैल्यू आप यहाँ पर 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 3, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 180/11। अब इसको डिवाइड कर दीजिए थोड़ा सा ज़रा, 11 से, तो 1, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 16, 5/11। ये देखो यहाँ पर मीट करेगी 16 मिनट और ये कुछ सेकंड। तो उसने ये पूछा 3:16 और 3:17, इन्हीं दोनों के पास में मीट कर रही है। बात समझ में आ रही है। अब ये है सेकंड हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड भी जो है इन दोनों पे मीट करेगी। वो कैसे करेगी, उसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ से, और अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बना के भी निकल जाएगा ये। मिनट हैंड और सेकंड हैंड जो है वो पूरे 1 मिनट में कितनी बार ओवरलैप करती है, 59 टाइम्स। देखो, सेकंड वाली जो निडल है वो हर मिनट में रोटेट करके उसको वो ओवरलैप करेगी, मिनट वाली को हर मिनट में ओवरलैप करेगी, हर मिनट में आएगी। तो ऐसे ही हर मिनट में अगर ओवरलैप करेगी, तो 1 मिनट में एक बार ओवरलैप करेगी, तो 60 मिनट में कितने ओवरलैप करेगी, 60। लेकिन ऐसा नहीं होता है,
वो भी एक जगह एक कॉमन पॉइंट ऐसा होता है जहां पर कि वो एक ही बार ओवरलैप करती है, वो होता है 12। मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, बस इस चीज को देख लो, समझ में आ जाएगा। सेकेंड हैंड के लिए बना रहा हूँ मैं। ये 12 है, 1, 6, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड देन 11। ये 5 मिनट है। यहाँ पर क्या होगा, ये 1 मिनट होगा, 0 1 मिनट। और यहाँ पर क्या होगा, ये 59 मिनट होगा। ठीक है, मैं मिनट हैंड सेकेंड हैंड की बात कर रहा हूँ। तो मिनट हैंड सेकेंड हैंड इन 3 मिनट में यहाँ पर एक ही बार ओवरलैप करेगी। मतलब 2 मिनट है, तीन नहीं। 59 से 12, 12 से 1 तक, ये 2 मिनट है। 2 मिनट में एक ही बार ओवरलैप करेगी, और वो किस पे करेगी, 12 पे, एट 12। मिनट हैंड और सेकेंड हैंड, ये ध्यान रखना, एक ही बार ओवरलैप करेगी, अदरवाइज हर मिनट पे ओवरलैप करेगी इसके अलावा। तो 60 मिनट में कितना हो गया, 59 ओवरलैप, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड के बीच में। बस ये एक ध्यान रखना, 59, 12 और 01, यानी कि 1 मिनट ये और 59, 1 मिनट इधर 1 मिनट इधर, ये वाले पोर्शन पे ये इन 2 मिनट के अंदर एक ही बार ओवरलैप करेगी, बाकी सब पे ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो आप देख लो, ये 1 मिनट है इन दोनों के बीच में, तो वो ओवरलैप करेगी, हर मिनट पे ओवरलैप करेगी। बस यहाँ ही यहीं पर एक एक्सेप्शन है जहां पर एक बार ओवरलैप करती है। तो मिनट हैंड और सेकंड हैंड में जब भी पूछे ना, तो वो तो हर बार ओवरलैप करेगी ही करेगी। प्रॉब्लम होती है कि ये यहाँ पर ओवरलैप करेगी कि नहीं करेगी। ये तो करेगी डेफिनेटली, कहीं ना कहीं करेगी, कहीं भी जाके एक बार ओवरलैप जरूर करेगी सेकंड वाली मिनट के साथ। बट ये मिनट और आवर एंड में हमें देखना होता है कि ये करती है कि नहीं करती यहाँ पर ओवरलैप। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन कल देख लेंगे। ठीक है।